हमारी कंट्री जो है वो एक यूनिफॉर्म लॉ, एक नेशन बन जाए। एक नेशन बनने वाली जो फीलिंग थी ना वो बहुत शुरू से थी, लेकिन वो एक पॉजिटिव फीलिंग थी। उसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। उसमें एक देखो होता है ना, हम लोग चाहते हैं कि हम एक नेशन बने, और एक नेशन बनना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक नेशन बनने का मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक जैसे हो जाओ, सब लोग यूनिफॉर्म हो जाओ, तभी एक नेशन बन सकते हो, ऐसा नहीं। ये एक फीलिंग है। एक नेशन जो है एक फीलिंग है। तो ये डिज़ायर था। अब उसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। अब देखिए क्या, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और कहाँ पे मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे यहाँ आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या बोला था कि स्टेट शैल इंडिवेवर क्या करेगा, इंडिवेवर करेगा किसके लिए, टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बेसिक बात आर्टिकल 44 के अंदर कही है, जो कि एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि जस्टिसिएबल नहीं है कोड ऑफ लॉ में। बात समझिएगा, दिस इज नॉट, जो डीपीएसपी है आर्टिकल 37 कहता है कि दिस इज नॉट जस्टिसिएबल इन द कोड ऑफ लॉ। कोड ऑफ लॉ के अंदर जस्टिसिएबल नहीं है, क्या नहीं है, यूनिफॉर्म डीपीएसपी। तो ये जो है डीपीएसपी का पार्ट है, पहली बात ध्यान रखिएगा। यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको, बहुत जरूरी नहीं है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे डीपीएसपी के लिए क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट के पास मशीनरी है तो ये डिजायर है कि उसको इंप्लीमेंट कर, अगर उसको मतलब उसके बाद मशीनरी और लगता है कि जरूर ठीक है तो इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए, कोई मैंडेटरी नहीं है, ना ही जस्टिसिएबल इन द कोड ऑफ लॉ, आर्टिकल 37 कहता है। तो ये आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना एक डिजायरेबल बात है। ठीक, दूसरी बात ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो कॉमन कोड फॉर द पर्सनल लॉ है। ये कॉमन कोड फॉर द पर्सनल लॉ। व्हाट इज कॉमन कोड फॉर द पर्सनल लॉ? अच्छा, पर्सनल लॉ क्या होते हैं, जो भी आपके मैरिज के लॉज हैं, जो डाइवर्स के लॉ हैं, जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं, जो सक्सेशन के लॉज हैं, अडॉप्टेशन के लॉज हैं, ठीक है। इसी तरह से जो भी है, मतलब ये सारे जैसे एलमनी वगैरह के लॉज हैं, मेंटेनेंस वगैरह, वो सब ये सारे जो हैं आपके पर्सनल लॉज के अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, अब बात आती है, अब बात आती है कि भाई जो ये क्या करता है, ये सारे रिलीजन को कवर करने की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। अब मैंने आपको एक बात बताया कि देखिए इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ये बात भी आप लोगों को देखनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन के में किसी ऐसे पार्ट में नहीं डाला, ऐसे पार्ट में नहीं डाला जहां पे मैंडेटरी हो इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये चाहते तो थे सब लोग, मतलब सब लोगों का व्यू तो था कि भाई एक यूनिफॉर्म एक नेशन होना चाहिए, लेकिन ये उस समय भी क्लियर नहीं था और आज भी क्लियर नहीं कि इतने डाइवर्स नेशन में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म लॉ कैसे लाया जा सकता है। इतनी सबकी अलग अलग फीलिंग्स हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात समझिए, तो ये इसमें एक जो बात होती है ना कि हार्मोनाइज करना है डाइवर्सिटी को, ठीक है, और मतलब ये कोशिश ये करनी है कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हो रहा है तब क्या होगा, जो डिजायर है वो ये तो ये है ना कि हार्मोनाइज करना है डाइवर्सिटी को, कल्चरल डाइवर्सिटी को हार्मोनाइज करने की कोशिश करनी है और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना है। अब पता चला यूनिफॉर्म सिविल कोड से डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाए। दूसरा इसमें जो चीज है कि सिक्योरिंग द जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर द सिटीजन, ये भी तो एक डिजायर है ना कि जो क्या करना है, जस्टिस और इक्वलिटी को सिक्योर करना है। अब इससे जस्टिस और इक्वलिटी के बजाय आप जो है प्रिविलेज देने लग जाओ, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, किसी को प्रिविलेज नहीं देना है, ठीक है। सबको इक्वल अगर ट्रीटमेंट देना है तो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ द पर्सन इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। तो सब इक्वल सर्कमस्टेंसेस में जो लोग हैं उनके लिए लॉ बराबर होगा। ये नहीं है कि सबके लिए एक ही लॉ होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि भाई जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसके ऊपर लॉ अप्लाई होगा, जो इक्वल सर्कमस्टेंसेस में। नहीं तो आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, नहीं तो आप वुमेन को भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पे बात होती है कि जितनी जरूरत है, यानी इक्विटी की बात होती है, इक्वालिटी की सिर्फ बात नहीं होती, जस्टिस की बात, ये बात है। अच्छा, अब बात आती है कि जो से बहुत सारे व्यूज हैं यूसीसी को लेकर, तो उसमें एक है बी आर अम्बेडकर का जो व्यू था, प्योरली वॉलेंट्री होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर का व्यू क्या था, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, उनका व्यू था कि यूसीसी अगर लाया जाए तो ये प्योरली वॉलेंट्री होना चाहिए। ये नहीं कि आप उन पे इम्पोज करो, इम्पोज नहीं करोगे, वॉलेंट्री, इसीलिए डीपीएसपी में डाला गया, ठीक है। और किसी मैंडेटरी डिपार्टमेंट डाला गया। उसके अलावा नजीरुद्दीन अहमद का, नजीरुद्दीन अहमद ने क्या कहा था कि जो राइट टू रिलीजन है, यानी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है। देखिए राइट टू रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट है, यूसीसी वाली बात जो डाली गई है वो डीपीएसपी में डाली गई है, और राइट टू रिलीजन जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो कहां पे डाला गया है, फंडामेंटल राइट में, जिसको डायरेक्टली वो जस्टिसेबल इन द कोड ऑफ लॉ, जिसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। अंडर आर्टिकल 32 यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यानी कि ये बहुत पावरफुल है। अगर आपका यूसीसी इंप्लीमेंट करने में किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए,
आर्टिकल 25 का वायलेशन हो जाए, कैसे हार्मोनाइज करोगे? ठीक है, क्योंकि कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं भाई, जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ कुरैशी में और उसके अलावा जगदीश्वरा नंदा अवधूता केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि जो एसेंशियल फीचर्स हैं रिलीजन के, वो वायलेशन उसका नहीं किया जा सकता है लॉ बना के। यानी कि जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस अगर करने दे रहे हो आप, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी लॉ अगर आप ऐसा बनाते हो जो एसेंशियल फीचर ऑफ जो रिलीजन है उसको अगर वायलेशन कर रहा है, तो आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते। यानी किसी रिलीजन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सबको फ्री प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का, अपने रिलीजन कॉन्साइंस का, ये आपका आर्टिकल 25 राइट देता है, और रिलीजियस डिनोमिनेशन को 26 राइट देता है। अगर यूसीसी लाते हो तो हो सकता है किसी ना किसी का रिलीजन हर्ट हो रहा हो, किसी ना किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। और नजीरुद्दीन अहमद जो क्या है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि यूसीसी जो है वो अपने आप ही इंडिया में इंप्लीमेंट हो गया है। क्यों, कैसे इंप्लीमेंट है? जो राइट टू रिलीजन आपने दिया है वो यूनिफॉर्म ही तो दे रहा है, सबको अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा है। तो वन वे और अदर ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेकर आ रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेकर आ रहा है। और इसलिए जो है ये क्या है, मतलब अपने आप ही यूनिफॉर्मिटी आ गई जब आपने राइट टू रिलीजन दे दिया सबको, ठीक है ना। उसके बाद में के एम मुंशी ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं, यूसीसी होना चाहिए, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक ही लॉ होना चाहिए। उन्होंने मतलब ये बोला कि जो जैसे कि एक देश है तो एक ही कानून, पर्सनल लॉज भी सबके सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि एक ही तरह के पर्सनल लॉज इस इतनी डाइवर्स कंट्री में, जहाँ पे मौसम भी एक जैसे नहीं है, जैसे ठीक है और कंट्रीज में जहाँ पे मौसम हमेशा टेम्परेट जोन में आप चले जाओ, एक जैसा मौसम रहे, ठंडा ही ठंडा रहे, समझ में आता है। इंडिया जैसी कंट्री में जो इतनी डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे हर कदम कदम पे, कोश कोश पे बाणी बदले चार कोश पे पानी, वो वाली जो कहानी है कि मतलब आप जहाँ जाओगे आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट, और ये ब्यूटी है इसकी, ये डाइवर्सिटी जो है ब्यूटी है। अब आप जाते हो आप जो है साउथ में जाओ, आपको अलग तरीके का कल्चर, अलग तरीके की सोच, एक ही हिंदू रिलीजन में ही मिल जाएगा इसी तरीके का अलग, और इसी तरीके से अलग जगहों पे जाते हो तो वहां पे अलग अलग, जहां भी जाओगे वहां पे आपको अलग अलग तरह के चीज लोग और अलग अलग तरह की सोच के लोग देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हुए मिल जाएंगे, अलग अलग कल्चर को, कस्टम को फॉलो करते मिल जाएंगे। आपके दुनिया भर के आदिवासी हैं नॉर्थ ईस्ट में, आप देखिए यही सब तो चीजें चल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट में इतने दुनिया भर के आदिवासी एसटीज हैं जिनके अपने कस्टमरी लॉज हैं, अपने तरीके हैं, और आर्टिकल 13 जो कि फंडामेंटल राइट है वो एक्सेप्ट करता है आर्ट कस्टम को और यूजेस को। क्या कहता है कि कस्टम एंड यूजेस आर द परफेक्टली वैलिड लॉज। तो कस्टम एंड यूजेस को आप कैसे, वो अगर उससे टकरा रहा हो उनके कस्टम एंड यूजेस के, कैसे कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, तो ये बात पहले आपको समझनी चाहिए। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे एक चीज और आती है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। क्या आप मतलब क्या ये जरूरी है कि यूसीसी लाया जाए? तो शाहबानो केस एक केस आया था जो कि एक मतलब बदनुमा दाग है शाहबानो के ऊपर, जो चीजें हुई हैं वो इंडियन हिस्ट्री में, और इसकी वजह से बहुत बार क्वेश्चन उठता रहता है मुस्लिम लॉज को लेकर, मुस्लिम पर्सनल लॉज को लेकर, जो कि अपने आप में ही मुस्लिमों में भी डिस्प्यूटेड है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। मतलब इनका जो पर्सनल लॉ है इसकी इजाजत नहीं देता है उस तरह से, लेकिन कुछ लोगों की क्या क्या कहें, मतलब कुछ लोगों का जो है उसमें जो बिहेवियर रहा है उसकी वजह से शाहबानो केस के को लेकर लोग कमेंट करते रहते हैं। लेकिन शाहबानो के केस को लेकर ये कहा जाता है कि ये जरूरी हो जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, क्योंकि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम लेकर इनजस्टिस किया गया है। ये बात एक्सेप्टेबल है कि हाँ भाई इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ये रिलीजन इजाजत नहीं देता इसकी। ये कुछ लोगों की ये उन्होंने खुद कानून को तोड़ा है एक तरह से, मतलब जो लोगों ने जो भी चीजें की थी उस समय, मेंटेनेंस वगैरह से लेकर हर चीज, तो उस वो जो है रिलीजन को तोड़ने वाली बात थी। एक बात तो ये याद रखें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को वहां पे मतलब जब देखा जाता है कि इस तरह से पर्सनल लॉ से इनजस्टिस हो रहा है, तो आदमी कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड ही सही है। लेकिन आप एक बात समझे कि पर्सनल लॉ जो है, ठीक है ना, पर्सनल लॉज अगर किसी में कुछ गड़बड़ है तो उसको जैसे लॉ कमीशन 21st लॉ कमीशन कहता है ना कि ये नाइदर डिजायरेबल है नॉट नेसेसरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी पर्सनल लॉ में दिक्कत है उसको अमेंड कर दीजिए भाई, उसको अमेंड कर दिए, उसमें जो डिफॉर्मिटी जो कमी है वो दूर कर दिए, और आप करते आए हुए हैं, सबको अपनी जिंदगी ठीक से जीन दीजिए। और उसके अलावा जैसे फिर एसआर बोमई केस आता है, एसआर बोमई केस में जिसमें एसआर बोमई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर यूसीसी को आपको इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, इसको पॉलिटिक्स से वो नहीं करना चाहिए, मतलब आपको पॉलिटिक्स से इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। यानी यूसीसी को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहिए तो प्योर आपका एक ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन होना चाहिए, एक प्योर नेशन वाली फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं आप पॉलिटिक्स से इसको मिक्स कर दो, क्योंकि जैसा अभी हो रहा है, अगर पॉलिटिक्स से आपने इसको मिक्स किया तो फिर इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बाइस्ड हो जाओगे,
आप कहीं ना कहीं मेजोरिटी की तरफ चले जाओगे और ऐसे लोग को इंप्लीमेंट करोगे जैसा कि लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई अगर यूसीसी आ गया तो ये जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ चला जाएगा। तो ये बात चीजें जो आ रही हैं, ये वन वे और अदर फिर क्वेश्चन आपकी इंटेंशन पे उठा रही है। एसआर बोमई ने जो बात कही थी ना कि अगर एसआर बोमई में सुप्रीम कोर्ट कहता है साफ साफ की पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना चाहिए, इंप्लीमेंट अगर करना है तो, और इसमें सबकी फीलिंग्स को ध्यान में रखी जानी चाहिए। उसके अलावा सरला मुद्गल केस में भी ये बात कही गई कि सोसाइटी से और जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन सबको भी का ओपिनियन और उन सबको जो है पहले इसको एम्ब्रेस करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। अगर फिर देखा जाए कि मास के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए, अगर वो लोग इस बात पे एग्री हो जाते हैं, क्योंकि क्या होगा फिर कियोस पैदा हो जाएगा नहीं तो ये बात लॉ कमीशन ने क्लियर कहा है कि नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल है और नीड भी जरूरत भी नहीं है। हाँ, आपको जरूरत है तो फैमिली लॉज में कुछ चेंज करने की जरूरत है। हाँ, कहीं पे अगर आपको ऐसे इनजस्टिस होते हुए दिखता है तो उसमें आप चेंज करिए, आप उसमें करें। जैसे अभी आपने ट्रिपल तलाक के ऊपर किया, तो ट्रिपल तलाक के ऊपर किया, एक जरूरी था वो, आपने किया, ठीक है, समझ में आता है। ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया या जो भी किया, अब उसको अभी देखिए सिर्फ एक लॉ आपने चेंज करने की कोशिश की थी, ट्रिपल तलाक, उसमें कितनी कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि उसमें भी सही से ड्राफ्टिंग नहीं आ पा रही थी। आप सोचिए इतने सारे पर्सनल लॉज हैं, उसको फिर चेंज करना। जो हिंदू कोड आप लेकर आए हो, हिंदू कोड के अंदर जो आपने लेकर आए हो, उसमें भी आपने क्या किया हुआ है कि हिंदू, जैन, बौद्धिस्ट और सिख ये हिंदू की डेफिनेशन में आ रहे हैं, बाकी पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियंस नहीं आ रहे हैं, जिनको हिंदू की डेफिनेशन में नहीं रखा जाएगा, उनके ऊपर हिंदू कोड आपने लगा दिया। लेकिन वो उसमें से ज्यादातर कम्युनिटीज उस बात को नहीं मानती है, हिंदू कोड को मानती नहीं है, बहुत से आदिवासी उस लॉ को मानती ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है मतलब सिंपल सिंपल बात समझ में आती है कि जहां पे कहीं आपको ये दिखे कि कोई पर्सनल लॉ फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, कोई पर्सनल लॉ अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है, उसको अमेंड करने की जरूरत है, ना कि सबके लिए एक ही कोड़ा, एक ही चाबुक से सबको चलाने की जरूरत है, एक ही रंग में सबको रंग देने की जरूरत है, ये जरूरी नहीं है। यूनिटी इन द डाइवर्सिटी हमारी ब्यूटी है और वो हमेशा से रही है और वो रहनी चाहिए। और रही बात पर्सनल लॉज की, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट तरह के लोग हैं और किसी ना किसी का रिलीजन का वायलेशन होगा जरूर। मुस्लिम्स का हो सकता है, क्रिश्चियंस का हो सकता है और चीजों का, और आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर सबको एक ही उससे नहीं हाँक सकते हो, क्योंकि ये जस्टिस नहीं है, फिर ये इनजस्टिस हो जाएगा। इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, इसमें आर्टिकल 19 का वायलेशन होगा, क्योंकि आप सप्रेस भी करोगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, वो भी यहाँ पे जा रहा है, पर्सनल लिबर्टी की बात आ रही है, ये भी जा रहा है। जब आप इतनी बेसिक बेसिक सी राइट्स आप दे रहे हो कि मतलब कोई लड़की है या लड़का है, इस पे भी आप बात आ जाती है कि कोई लड़का बायोलॉजिकली लड़का है, अगर वो लड़की फील कर रहा है तो आप कहते हो हाँ उसको फील करने, तो उसको इतनी आजादी है आर्टिकल 21 के तहत आप देते हो कि मतलब वो जैसा फील कर रहा है, उसकी अपनी डिजायर्स हैं, वो अपना रिलीजन को जो फील कर रहा है, यानी अपने जो फिजिकली बाय फैक्ट वो लड़का पैदा हुआ है, आप कहते हो कि नहीं अगर उसके अंदर फीलिंग है लड़की की तो एलजीबीटी रिलीजन जो कम्युनिटी है उसको भी आप आर्टिकल 21 के तहत उसको पर्सनल राइट टू प्राइवेसी के अंदर डाल रहे हो और उसको भी राइट दे रहे हो। आप जो है इन इन मैरिज, जो शादी के अंदर, शादी के इंस्टीट्यूशन में जो है उसमें शादी के अडल्ट्री कर रही है, तो उसको भी आप पर्सनल चॉइस कहकर उसको भी कह रहे हो हाँ ठीक है वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। 377 को भी आपने क्या नाम है कह दिया, सेक्शन 377 को कि हाँ ये भी वैलिड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर कंसेंट से हो रहा है, फिर आपको कंसेंट से अगर हो रहा है तो मतलब आप एडल्ट्री को, आप जो है होमोसेक्सुअलिटी को, आप सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो पर्सनल उसके बिना पर। अब कोई बंदा अपनी शादी करना चाह रहा है, आप कह रहे हो नहीं इसी तरह शादी करनी है, किसी को इसी तरह की मतलब यानी अपनी जो रिलीजियस लॉज है उसको अगर वो पर्सनल डिजायर पे फॉलो करना चाह रहा है तो आप उसको फॉलो नहीं करने दे रहे। हाँ, एक बड़ी कंट्री में जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, वो सबके ऊपर, कुछ लॉज सबके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे लॉज। जैसे कि आप लोग देखते हो कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब क्रिमिनल लॉ सबके सबके सेम है तो क्यों नहीं बाकी लॉज भी सेम हो जाए। भाई क्रिमिनल लॉज ऐसे जो ब्रॉड लॉज होते हैं, जो मेजर लॉज होते हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे कि डिफेंस के मैटर, जैसे अमेरिका में भी जाओगे तो अमेरिका में क्या है, डिफेंस के मैटर्स हैं या उसके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर्स हैं वो सबके यूनिफॉर्म है, सब पूरी कंट्री में लागू होते हैं, लेकिन उनके जो फेडरल रिलेशन है तो उनके अपने स्टेट के अलग अलग लॉज हैं, वो अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। तो आप ये थोड़ी ना कहोगे अमेरिका में सब सारे स्टेट्स में एक ही लॉ लगा दो, इतनी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां से ही एग्जाम्पल ले लो। रही बात, जैसे और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आप जो है क्रिमिनल लॉज में आप वो नहीं लेकर आना चाहते हो, सरिया लॉ, आप सरिया लॉ नहीं लेकर आना चाहते हो क्योंकि उसमें क्या नाम है हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख वो वाली कानून है। और उसके अलावा अगर किसी ने मतलब चोरी की तो उसको 2 साल की सजा के बजाय उसको जो है या उसको मतलब आईपीसी की सजा के बजाय उसको सरियत की सजा दो और हाथ काट दो। अगर आप पूरी तरह इंप्लीमेंट कर दोगे, ये लोग कहते हैं ना कि सबका हाथ कटा हुआ घूम रहा होगा, तो सब चोरी है क्या इस कंट्री में? दूसरी बात, अगर आप देखिए कितने लोगों के हाथ कटे हुए हैं सऊदी अरब में, सऊदी अरब में क्राइम रेट देख लीजिए आप कितना है, ठीक है वहां पे शरीयत लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वहां हाथ काट देते हैं, गर्दन काट देते हैं, ठीक है आप देखिए वहां पे आपसे आपके यहाँ ज्यादा क्राइम है या वहां ज्यादा क्राइम है?
आप सोचिए, क्या सबके हाथ कटे हुए हैं वहां पे, सबके क्या नाम है, सबको रज्म कर दिया गया है। एक बार आप सोचिए, अगर अगर खान साहब ने ये कहा था, उनकी कंट्रोवर्सी हो गई इस बात पे कि वो कह रहे हैं कि भाई जब आपको बात आती है इस चीज की कि क्रिमिनल लॉ जो है इम्प्लीमेंट करना हो तो आप शरीयत लॉ नहीं चाहते हैं, और जब पर्सनल लॉ हो तो आप शरीयत लॉ चाहते हैं। तो बेसिकली ये बात है कि आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए यहाँ पे भी, और हो सकता है क्राइम रेट बहुत कम हो जाए, लेकिन आप आपने आईपीसी कर रखा है तो आप आईपीसी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई रही बात कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहाँ पे हाँ पर्सनल होना पड़ता है, आप हर चीज को पब्लिक नहीं कर सकते हो। जैसे आप कहते हैं रिलीजन जो है या डिजायर, फिर आप आर्टिकल 25 को कैसे डिफेंड करोगे? आप किसी का रिलीजियस फीलिंग जो है हर्ट हो रही होगी, आर्टिकल 25 26 को कैसे दोगे, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो हर लॉ को एक फुटेज पे नहीं रख सकते, आप एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते किसी को कि भाई तुम इसी धर्म को फॉलो करो, यही तरीका अपनाओ, इसी तरीके से चलो, ठीक है ना। हाँ, कुछ होती है क्राइम अगेंस्ट स्टेट होती है, तो क्राइम अगेंस्ट स्टेट में फिर आपको एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाता है, और ये चीजें हैं। तो हर लॉ को केस टू केस वेरी करता है। यही नहीं है कि एक ही केस में सारे डिसीजन नहीं दिए जा सकते हैं। आपको पता है सारे लॉज आईपीसी सबका समान है, लेकिन हर केस में अलग अलग तरीके से डिसीजन दिया जाता है। कहीं पे मथुरा केस में कुछ बोला गया है तो फिर क्या नाम है इंदिरा समानी में कुछ बोला जाता है, तो फिर क्या नाम है किसी में सेम मैटर पे 10-10 केसेस हो जाते हैं, अपील हो जाता है। केशवानंदा भारती के बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आ गया, क्या सब कुछ सफिशिएंट तो नहीं होगा? केस टू केस चीजें वेरी करती हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे शुरू से लेकर और अलग अलग तरीके के केसेस आते रहते हैं, अलग अलग तरीके से जो है ये केस टू केस वेरी करती हैं चीजें। तो यानी कि आप एक ही सोचें कि सब जगह यूनिफॉर्मिटी करके एक नेशन की फीलिंग डेवलप करिए, आप उसके लिए कोशिश करिए, हार्मनी के लिए कोशिश करिए, लेकिन आप चॉइसेस के ऊपर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मतलब तुम यही रंग के कपड़े पहनोगे, इसी तरीके से रहोगे, इसी तरह के वो करोगे, तो ये तो बड़ा पर्सनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो जाएगा, प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जहाँ पे मास लेवल पे कोई ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, कोई भी रिलीजन एक्स वाई जेड, कोई भी रिलीजन, सती था और कोई भी चीज थी, ऐसी कोई भी चीज जो मतलब जिसको पर्सनल लॉ कहकर लोग ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, वहां पे आप उस लॉ को एलिमिनेट कर दीजिए, उस लॉ को हटा दीजिए। ये बात समझ में आती है। लेकिन आप सारे पर्सनल लॉज को चेंज करके एक लॉज ले आएंगे तो फिर दिक्कत होगी। और या फिर आप इतनी बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग कर दीजिए, इतना बढ़िया लॉ ले आइए कि सब सेटिस्फाई हो जाए, बस बात खत्म। किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आपका ये नहीं होना चाहिए कि किसी को प्रिविलेज दे रहे हो और किसी की बात को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश सबका है। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लोग नहीं चाहते और किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं। सब एक नेशन बनना चाहते हैं, लेकिन एक नेशन बनने का मतलब ये नहीं है कि उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जाए, उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन किया जाए, उनकी जो है रिलीजियस राइट का वायलेशन किया जाए, आर्टिकल 25 26 से खेल किया जाए, आर्टिकल 14 से खेल किया जाए, आर्टिकल 19 21 से खेल किया जाए। बात समझ में आ गई होगी अगर, ठीक है। और ये अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो ये होगा कि कियोस्क ज्यादा मचेगा। जैसे आप चाह रहे हैं ना कि कियोस्क ना मचे, वैसे इंटरनल सिक्योरिटी में बड़ा दिक्कत है इंडिया के। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में पूरा वो कोई कंट्री मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, ठीक है। एक कियोस्क मचा हुआ है, और अगर आपने फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो यूनिफॉर्मिटी और हार्मनी के बजाय आप शायद कियोस्क ही लाना चाह रहे हैं। और ये कियोस्क क्या है, जो एस आर बोमी में कहा है ना कि मिक्स नहीं करना है पॉलिटिक्स को, तो मिक्स ही तो हो रहा है। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह यूज कर रहे हो इसको, जो कि नहीं होना चाहिए अगर देश को एक नेशन बनाना है तो। अदरवाइज फिर आप जो मर्जी वो करिए, फिर क्योस तो मच ही रहा है। और देखिए आप फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम और हैं अभी एड्रेस करने के लिए, बहुत सारी दिक्कतें आजादी से लेकर आज तक चली आ रही हैं, हम उसको एड्रेस नहीं कर पाए हैं। नागालैंड है, वहां का इशू आप देखिए, मणिपुर में अभी मेथी और कुकी वाला इशू चल रहा है, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे वैसी क्योस मचा हुआ है, वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, वहीं पे थोड़ी लड़ाई चल रही है, और आप पूरी कंट्री में एक क्योस पैदा होने की संभावना हो रही है। तो ऐसी ऐसी चीजें लाके आ रहे हैं, और जो पॉलिटिक्स से मिक्स हो रहा है। तो आई होप की बातें मैंने अपनी क्लियर कर दी और आप लोगों को भी बात समझ में आ गई होगी। और आज जो मैंने बात करनी थी वो कंक्लूड कर दिया है आप लोगों को, आई होप की बात समझ में आई होगी। बाकी ओपिनियन है, आगे जैसा भी होगा आप लोग देखेंगे। लीगल पॉइंट्स ये हैं, हमने केसेस भी देखे और पॉइंट्स भी देखे, और क्या इसमें दिक्कतें आ सकती हैं और क्या चीज हो सकती है, ये इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो सकता है इंडिया की, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बात समझ में